गुड मॉर्निंग माय एमकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, ठीक है। कैसे हैं आप सब लोग? और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मैं यही आशा करती हूँ। और इसके साथ ही हम लोग अपनी जीएसटी की क्लास शुरू करते हैं। इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द पेमेंट सिस्टम, रिफंड एंड ऑल, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग रिगार्डिंग द कि आपका पेमेंट एंड रिफंड, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेमेंट हो गया था, रिफंड हो गया था, ठीक है। रिफंड, ठीक है। बेसिकली हम लोग रिफंड की बात कर रहे थे कि रिफंड आप लोगों को कितने टाइम के अंदर अंदर मिल जाता है जब आप लोग अप्लाई करते हैं। तो 60 डेज के अंदर मिलता है। एंड आफ्टर दैट क्या कहते हैं, अगर तक आपका रिफंड इज नॉट सैंक्शन विद इन 60 डेज, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल पे यू कि आपका इंटरेस्ट, मतलब द अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक है। एंड दैट इंटरेस्ट शुड बी कि आपका नॉट मोर देन 6%, ठीक है। इतना ही है शायद, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, क्योंकि ये कोई पूछते नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोग को ये जानना जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट कभी भी आपको रिफंड करेगी तो विद इंटरेस्ट करेगी। अब तो रिफंड क्लेम अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी फाइल्ड ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस विद क्या कहते हैं टैक्स अथॉरिटी। ये बात फैक्ट है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जब से जीएसटी आया है तब से ईच एंड एवरीथिंग इज क्या आपका इज नाउ कन्वर्टेड इनटू क्या आपका ऑनलाइन सिस्टम। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि अब किसी भी चीज के लिए यू डोंट नीड टू गो टू द क्या आपका टैक्स, जो आपकी इनकम टैक्स ऑफिस हैं, अब वहां जाकर कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करें या कुछ भी है। आप सीधी सी बात है, इसमें भी एक क्या कहते हैं कि अगर आपका जो रिफंड है, ठीक है, अगर वो आपका रिफंड अगर 2 लाख रुपए से क्या है कम का है, ठीक है, तो उस केस में आप लोगों के लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी क्या करें, जमा करें। क्योंकि अल्टीमेटली वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपका रिफंड 2 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या करनी पड़ेंगे, जमा करनी पड़ेंगी। दिस इज द रूल। एंड देयर इज नो क्या आपका रिक्वायरमेंट फॉर द क्या फिजिकल इंटरफेस विद द क्या टैक्स अथॉरिटी। आप टैक्स अथॉरिटी के पास जाएं और फिजिकली क्या करें, आपका वहां पे एक इंटरेक्शन करें, वो भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन सारी की सारे डॉक्यूमेंट क्या जमा कर सकते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत है या नहीं है। दोनों ही केस में आप लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑनलाइन ही जमा करते हैं। एन इमीडिएट प्रोविजनल सैंक्शन ऑफ 90% ऑफ रिफंड क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या कहते हैं कई सारे रेट होते हैं जीएसटी के अंदर। 0%, ठीक है, आपका 1.5%, 3%, ठीक है, आपका 5%, 12%, 18%, ठीक है, आपका 28% एंड आईजीएसटी में 40% भी है। तो अगर मैं बात करूं कि जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है मेरे बच्चों, जब एग्जैक्टली आपने जो इनपुट खरीदा उसके ऊपर तो आप जीएसटी वगैरह पे कर कर आए या आईजीएसटी पे कर कर आए, बट एग्जैक्टली जब आपने क्या किया, उसको बेचा, ठीक है, तो वो जो कन्वर्ट होकर, मतलब इनपुट से जो आउटपुट कन्वर्ट होकर आया, वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है जिसके ऊपर, ठीक है, जो आपका जीएसटी है, तो बट जीरो रेट के हिसाब से है। तो उस केस में तो इन्होंने बोला कि अगर आप लोग कभी भी रिफंड मांगते हैं उस केस में, जब जो जीरो रेट सप्लाई होती है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आप जीरो रेट सप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आप सामने वाली पार्टी से एक भी रुपया टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भी ये वाली बात पता है कि इसके ऊपर एक भी रुपया क्या नहीं है, टैक्स नहीं है। अब सीधी सी बात, जब आप उससे चार्ज नहीं कर सकते हैं, बट आप इनपुट पर क्या कर कर आए हुए हैं, टैक्स पे कर कर आए हुए हैं, और आपने क्रेडिट ले रखा है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आप प्रोविजनल बेसिस पर कर सकते हैं, और आपको इमीडिएटली क्या होगा, 90% रिफंड आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। इस बात का ध्यान रखिएगा कि द सप्लाई शुड बी जीरो रेटेड, ठीक है, उसमें आपको 90% क्लेम आपको इमीडिएटली मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि रिफंड का मतलब ये होता है कि वो आपके हाथ में पैसा देते हैं, जैसे वही कहना कि क्लेम करने के लिए अगर नो नीड टू क्या आपका सबमिट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, क्लेम करने के लिए भी, ठीक है, क्या कहते हैं, रिफंड के लिए भी वो लोग कभी भी आपके हाथ में फिजिकली कोई भी पैसा नहीं देते कि आपके हाथ में कैश ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, वो लोग आपके अकाउंट में क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। जहां से बेसिकली उनके पास आया होता है पैसा, जहां से आपके अकाउंट से डेबिट हुआ होता है, उसी अकाउंट में वो क्या कर दिया जाता है, आपका क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपको कोई भी क्या कहते हैं कि दूसरे अकाउंट में डलवाना है, तो आपको अपनी जो भी आपने पोर्टल पर, जो कॉमन पोर्टल पर आपने अपनी एक आईडी बना रखी है, उसमें आप चेंजेस करेंगे तो आपके उस अकाउंट में क्या जाएगा, आपका पैसा जाएगा, ठीक है। अब आता है असेसमेंट एंड ऑडिट। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्स में यू नीड टू बी असेस योर अकाउंट, ठीक है, ईदर बाय द क्या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और द क्या आपका एनी पर्सन, ठीक है। और अगर आप नहीं भी असेस करते हैं अपने अकाउंट, ठीक है, तो अल्टीमेटली असेसिंग ऑफिसर दैट शुड बी क्या आपका असेस योर अकाउंट। आगे मेरी बात समझ में। बट इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा फीचर ये है कि हियर इज ओनली क्या आपका अलाउ क्या आपका सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल सही, वो तो रेंडम आपका एक स्क्रूटनी असेसमेंट होते रहते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट अगर हम बात करें, ठीक है, कि सेल्फ असेसमेंट होता है,
केवल एक ही चीज में, एक तो वो टबैको जो सीन है, अगर हम टबैको की बात करें केवल उसमें असेसमेंट होता है आपका प्रॉपर ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है, बट स्टिल अगर हम बात करें एक्स या जो जीएसटी ऑफिसर है उनके द्वारा, ठीक है, बट अगर हम बात करें किसकी, आपका डायरेक्ट इसकी नॉर्मल जो हमारे क्या है टबैको वगैरह को छोड़ के या फिर क्या कहते हैं अल्कोहल वगैरह को छोड़कर, इसके अलावा जितनी भी चीजें अगर आप लोग इनडायरेक्ट क्या कहते हैं इनडायरेक्ट वे में जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर होती हैं उसमें केवल सेल्फ असेसमेंट चलता है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जिसमें नो नीड टू कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं कुछ भी जाएं, जिसमें आपको लगता है कि आपने इतना लिया है इनपुट पर, ठीक है, इतना आपके पास आईटीसी अवेलेबल है, इतना आपने आउटपुट पर लिया है, इतना आपने दिया है, इतना आपने लिया है, क्लियर हो गया। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आप जाकर गवर्नमेंट को पे करें, गवर्नमेंट आपसे चूचा जरा सभी नहीं करेगी। जो जितनी भी ये पढ़ते खुलती हैं कि भाई मुझे रिफंड चाहिए या मुझे इतने का क्लेम करना है या मेरा इतना आईटीसी रह गया है सेट ऑफ होने से, तो वो मुझे क्या करना है, क्लेम करना है, तो उसमें बात आती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जमा करने की कि बेसिकली आप किस बेस पर क्या कर रहे हैं, इस चीज को मांग रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर्स, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन समरी असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, वो तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मान के चलिए कि कोई बंदा जो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराता है और उसको बहुत समय हो चुका है कि जिसने क्या नहीं किया, बहुत टाइम से कोई फाइलिंग नहीं किया, पीयू पीयू नीचे से गेट खोला, ठीक है, ये बंद कर दो, फोन काट दो, ठीक है। तो इसने बोला प्रोविजन फॉर असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर्स, ठीक है, उनके लिए होता है कि भाई अल्टीमेटली जो लगातार फाइल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए असेसमेंट है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए बिल्कुल सही बात है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का देखिए सीधी सी बात, रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रैक करना आसान होता है क्योंकि दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड, और उसके लिए बहुत रेयर हो जाता है कि वो ट्रांसपेरेंसी को क्या करे, आपका जरा सा भी मतलब लीक करे कि या ट्रांसपेरेंसी उसकी ना हो, क्योंकि देखिए ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली सीधी सी बात यही होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी ट्रांसपेरेंसी को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को ब्रेक करने का मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई ना कोई उंगली उठना। बट जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम होती है, और या हम शक करते भी हैं, तो वही कहना है, शक का तो एक ही इलाज होता है कि आप भैया ठीक है आप असेसमेंट करवा लो। एंड समरी असेसमेंट इज लाइक कि क्या कहते हैं समरी असेसमेंट, ये आपने डायरेक्ट टैक्स में भी ये टर्म पढ़ा होगा कभी। समरी असेसमेंट होता है कि जिसमें किसी की कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसमें जो कौन होता है आपका प्रॉपर ऑफिसर, वो लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं बकायदा। असेसमेंट करने असेसमेंट करने का मतलब ये होता है कि जितना टैक्स आया हुआ होता है वो अकाउंट्स को चेक करते हैं कि अच्छा इतना 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 ऐसे ऐसे, एंड देन उसके बाद उनको लगता है कि हाँ भाई अगर मान के चलिए कि जितना इसने पे कर रखा है उतना सफाइस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा किसको, एसएससी को। बट अगर मान के चलिए कि क्या कहते हैं वो लगता है कि रिफंड है तो उसको इंटीमेट किया जाएगा, या उसे क्लेम करना है तो उसको बता दिया जाता है कि भाई इतने इतने पैसे तेरे बैठे। समरी असेसमेंट जिसमें मतलब समरी असेसमेंट शॉर्ट असेसमेंट जिसमें बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, सारे काम होते हैं। एंड प्रोविजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, बिल्कुल ये बेटा तब होता है, प्रोविजनल असेसमेंट तब किया जाता है जब किसी बंदे को थोड़ी सी क्या होती है, जल्दी होती है। उसका ये कहना होता है कि जैसे आप प्रोविजनल असेसमेंट की मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को बताया था एक नॉन रेजिडेंट पर्सन जो इंडिया में आकर अपनी सामान क्या करता है, इंडिया में बेचता है, उसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं उसको जो एडवांस टैक्स पे करना होता है। क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, वो जब यहाँ आता है तो वो जितना भी सामान लेकर आता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो सारा यहाँ वो बेच देगा, तो उसके ऊपर जितनी ड्यूटी बैठती है, जितना मतलब जीएसटी बैठता है, ठीक है, उस जीएसटी को हम प्रोविजनली असेस कर उससे क्या कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम प्रोविजनल असेसमेंट करेंगे, फाइनल असेसमेंट तो वो नहीं है, क्लियर हो गया। और 90 दिन का टाइम उसके पास होता ही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जितना भी उसने असेसमेंट किया हुआ होता है, मतलब जितना भी उसने ड्यूटी यहाँ पे चीजें लेकर आया हुआ होता है, उसका हम प्रोविजनल बेसिस पर असेसमेंट कर देते हैं। एंड प्रोविजनल बेसिस पर असेसमेंट करने से हम उससे ड्यूटी ले लेते, मतलब जितना भी जीएसटी बैठता है हम वो ले लेते हैं। अब वो इंडिया में जितना भी सामान बेचता है, जैसे भी बेचता है, एट द एंड जब वो यहाँ से जाता है, क्लियर हो गया, जितना सामान वो लेकर जाता है और जिसके ऊपर उसने ऑलरेडी एडवांस में ड्यूटी पे कर रखी होती है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है कि एडवांस में ड्यूटी उसने क्या कर रखी है, पे कर रखी है, तो अल्टीमेटली उसके लिए वो क्या करता है, क्लेम करता है कि भाई मैंने इतना इतना क्या कर रखा है प्रोविजनल असेसमेंट में, भाई मैंने इतना, जैसे सपोज लेट्स से उसने 1 लाख रुपए क्या किए थे, आपके जीएसटी के रूप में पे किए थे प्रोविजनल बेसिस पर, बट उसने केवल 60,000 की वर्थ का क्या किया, सामान बेचा जिसके ऊपर 60,000 रुपए की जीएसटी बैठती है, तो डेफिनेटली 40,000 रुपए उसके वापस होंगे, तो वो फाइनलाइज करके 6 मंथ के अंदर उसके अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, वो क्रेडिट कर दिया जाता है। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, इसके साथ ही मैं ये समझती हूँ कि हमारी आज की क्लास बहुत अच्छी हुई,
और मैं आप लोगों से बोलूंगी कि प्लीज गिव मी द फीडबैक, और जो भी आपको ना समझ में आए वो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है, जूम मीटिंग में, और प्लीज जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।